प्रीति गुनगुनाते हुए सब्जी काट रही होती है कि तभी सास रसोई में आती है। हाय राम, इतनी देर में उठी। बहुएं तो मुंह अंधेरे उठकर घर को मंदिर बना देती है, और तू तो जैसे किसी मेले से आई हो। माँ जी 4 बजे उठ गई थी, दाल भी रख दी, दूध भी उबाल दिया, बस नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तेरे जैसे कामचोर का क्या भरोसा, ना औलाद हुई ना घर ढंग से संभाल पाई, बस ससुर जी को मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। प्रीति की आंखें नम हो जाती है पर वो कुछ नहीं कहती। तभी ससुर जी वहाँ पर आते हैं। अरे बहू, तुमने तो अदरक वाली चाय बना दी, कमाल कर दिया बहू। इन्हें तो चाय में मिठास ही मिठास दिखती है, बहू चाहे कामचोर हो या निठल्ली। अरे भाग्यवान, अब बहू को तो कामचोर मत कहो, इतनी मेहनत करती है तो देख नहीं पाती है, तो इसमें बहू की क्या गलती है। इस तरह ससुर उसकी सास का मुंह बोलकर बंद करा देते हैं। ऐसे ही कुछ घंटे बाद नाश्ता तैयार करके प्रीति डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। भाभी, आपके हाथ की पूड़ी खाकर तो मेरी शादी का डेट भी भूल गया मैं। और वो गाजर का हलवा मम्मी तो बड़बड़ाती रहती है, लेकिन भाभी दिल से घर चलाती हैं। अरे छोड़ो ना, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। भाभी, आप ससुराल की लक्ष्मी हो, बस आपकी किस्मत थोड़ी मंद है, आपकी सासू माँ की जुबान की तरह। सभी ठहाका लगाते हैं सिवाय सास के, जो पीछे से सुन लेती है। हाँ हाँ, खूब हंस लो सब, और मुझे बना दो खलनायिका। नहीं माँ जी, मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आपकी ही जैसी बनूं। पहले माँ बन जा, फिर माँ की बातें करना। सास की ये बातें सुनकर प्रीति कुछ नहीं बोलती और ऐसे ही सुबह से रात हो जाती है। बस एक ही दुख है कि मैं माँ नहीं बन सकी, वरना सब ठीक होता। प्रीति की जिंदगी किसी पुरानी सिलाई मशीन जैसी थी, जो बिना तेल के भी रुकना नहीं जानती थी। सास की बातों में मिर्च ज्यादा और मिठास कम थी, लेकिन प्रीति के मन में बस शांति की छांव थी। हर किसी की नजर में प्रीति घर की दीवार थी, लेकिन सास की नजर में वो सिर्फ खाली कोठरी। अगली सुबह दोपहर का समय होता है। माँ, पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे वाह, आजकल बेटा खुद ही बात करने आ रहा है। जरूर किसी लड़की का मामला है। हाँ, बोल भी दो, इतना डर क्यों रहे हो? कोई शादी वादी की बात है क्या बेटा? जी हाँ, एक लड़की है अनामिका कपूर, बहुत अच्छे खानदान से है, मतलब उसने MBA भी किया है, और हम दोनों ना एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। क्या कपूर? ऊंच नीच देखी है? कहीं हमारी बहू बनकर हमें नीचा ना दिखा दे। देखो भाग्यवान, जमाना बदल रहा है। अगर लड़का समझदार है तो लड़की भी समझदार न है। हम लोगों को तो आगे बढ़ना चाहिए, ब्याह करवा देना चाहिए। समझदार? आजकल की लड़कियां समझदार कम, सेल्फी क्वीन ज्यादा होती है। माँ जी, हो सकता है वो अच्छी हो, एक मौका दे दीजिए ना। हाँ हाँ, तुम्हें तो सब अच्छे ही लगते हैं। जब खुद कुछ बन ना पाई तो दूसरों में अच्छाई ढूंढनी ही पड़ेगी। सभी के समझाने पर प्रीति की सास शादी के लिए मान जाती है। कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। अनामिका भारी लहंगे, मेकअप और हील्स में दाखिल होती है। मोबाइल पर सेल्फी लेते हुए सास को झप्पी डालती है। हेलो मॉम, ये है ना, बहुत ही सिंपल घर है, लेकिन चलो कुछ दिन झेल ही लूंगी। हाय मेरी स्टाइलिश बहू, तुझसे ही तो रौनक है इस घर की। प्रीति आरती की थाली लेकर आती है। स्वागत है देवरानी जी का। पहले घर में पाँव तो रखिए, फिर सेल्फी हो जाएगी। ओह माय गॉड, तुम्हारे जैसी आउटडेटेड लोग अभी भी थाल और आरती करते हैं। हम गरीब है ना, हमारी शान यही संस्कार है। इस तरह अनामिका का गृह प्रवेश होता है। ऐसे ही कुछ घंटे बाद वो रसोई में आती है, जहाँ प्रीति खाना बना रही होती है। हे भगवान, तुम लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हो। नो वंडर इस घर की स्किन टोन ऐसी ही है। अरे हमारे पास तो ऑलिव ऑयल नहीं होता, लेकिन प्यार बहुत होता है खाने में। खैर, मुझे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाना है। मैं तो डाइट पर हूँ और सुबह ग्रीन टी के बिना मेरा सिर फट जाता है। तो ठीक है, कल से ग्रीन टी बन जाएगी, लेकिन ध्यान रहे प्यार से बना खाना दिल का ज्यादा इलाज करता है, ग्रीन टी तो बस पेट का। अब इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं।
देखा तुमने कैसे हमारे सामने संस्कारी बनने का ढोंग करती है। बच्चे तो हुए नहीं, बस झूठी मुस्कान दिखाती है। सही कहा मॉम, ऐसी औरतें दूसरों की चमचागिरी करके खुद को महान साबित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। इसी तरह से अब कुछ महीने बीत जाते हैं और एक सवेरे अनामिका प्रेगनेंसी टेस्ट किट हाथ में लिए बैठी होती है। मॉम, गुड न्यूज है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाय राम, मेरी गोद भर जाएगी अब, घर में किलकारी गूंजेगी। अनामिका तू तो लक्ष्मी निकली। हे भगवान, मुझे भी ये खुशी मिल जाए, मैं भी तो इंसान हूँ। तभी सास प्रीति को बुलाकर आदेश देती है। सुनो प्रीति, अब अनामिका को कुछ भी ना करने देना, तुम ही उसकी देखभाल करो। टाइम पे जूस, दवाई, तेल मालिश, सब कुछ। हाँ दीदी, आप तो एक्सपीरियंस्ड हो ही नहीं, लेकिन काम करने की आदत तो है ही ना। मेरे लिए किचन की देवी बन जाइए। किचन की देवी बनने से अच्छा है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दूं। अब इस तरह प्रीति दिन रात अनामिका की सेवा कर रही होती है। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन डॉक्टर की रिपोर्ट आती है। प्रीति, तुम्हारा रिपोर्ट पॉजिटिव है, तुम भी मां बनने वाली हो। भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो घर में डबल धमाल होगा, दो मम्मियां। ओह प्लीज, अभी औरत भी माँ बनेगी। ड्रामा शुरू। अनामिका के लिए शादी फैशन शो था और प्रीति के लिए आश्रम की तपस्या। सास की नजर में बहू वही है जो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए, बाकी सब घर की नौकरानी। लेकिन अब शायद सब कुछ बदलने वाला था। दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हैं, ये तो घर के लिए डबल सेलिब्रेशन है। एक बड़ी गोद भराई करनी चाहिए हम लोगों को। हाँ, इस बार तो मैं खुद तैयारियां करवाऊंगी। मेरी अनामिका की पहली गोद भराई है, पूरे मोहल्ले को बुलाऊंगी। और भाभी प्रीति का क्या? उन्हें भी तो मंच पर बिठाया जाएगा ना? हाँ हाँ, दोनों को बिठा देंगे, लेकिन ड्रेसेस में फर्क तो दिखना चाहिए, है ना? मॉम, मैं तो अपनी ड्रेस मनीष मल्होत्रा से डिजाइन करवा रही हूँ। हल्दी पीला लहंगा, फ्लेयर वाला, सबको बस मैं ही दिखूं। मैं अपनी ड्रेस खुद सिल लूंगी। थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन कोशिश करूंगी सुंदर बनाने की। भाभी, आप तो किसी फैशन डिजाइनर से कम नहीं लगती। आपके हाथों में जादू है। इस तरह अनामिका अपनी डिजाइनर ड्रेस का ऑर्डर कर देती है। भाई देखो, मुझे वो ड्रेस बिल्कुल पिक्चर जैसा चाहिए, जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। मैम, ड्रेस टाइम से पहले भेज देंगे, आप चिंता मत कीजिए। वहीं दूसरी ओर प्रीति अपनी सिलाई मशीन पर काम करती है। कपड़ा फर्श पर बिछा है, आसपास धागे फैले हुए हैं। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? बाजार से मंगवा लो ना। नहीं जी, ये ड्रेस सिर्फ कपड़े की नहीं, मेरे जज्बातों की होगी। मैं चाहती हूँ कि इस बार कुछ भी उधार ना हो। माँ बनने की खुशी भी और ये ड्रेस भी। ठीक है मेरी जान। अब इस तरह गोद भराई से 2 दिन पहले अनामिका की ड्रेस डिलीवर होती है। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये तो वैसा लहंगा है ही नहीं जो मैंने पिक किया था। अरे, ये तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है। हमारी शोभा कैसे बढ़ेगी इससे? मैं तो इस फंक्शन में ही नहीं जाऊंगी। ऐसे कपड़े में क्या मुंह दिखाऊंगी माँ जी? अरे, इतने सारे मेहमान बुला रखे हैं, कुछ तो करना होगा। तभी प्रीति धीरे से पास आती है। अगर आप चाहे तो मैं अपनी दूसरी ड्रेस आपको दे सकती हूँ। उसी कपड़े से एक और बनाई थी, बस यूं ही। तुम मेरी मदद करोगी, जबकि मैं हमेशा तुम्हें ताना देती थी। ताने से दिल नहीं टूटता, रिश्ते टूटते हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता कभी ना टूटे। थैंक यू प्रीति दीदी। शायद आप जैसी बनने के लिए मुझे माँ बनने से ज्यादा इंसानियत सीखनी पड़ेगी। इस तरह प्रीति अपनी देवरानी को एक और ड्रेस अच्छे से तैयार करके देती है। गोद भराई के दिन गांव की औरतें, रिश्तेदार सभी जुटते हैं। मंच पर दोनों बहुएं एक साथ बैठी होती हैं। दोनों ने ही काफी शानदार ड्रेस पहना होता है। आज तो दोनों बहुएं एक से एक लग रही हैं। किसी को नहीं पता कौन अमीर और कौन गरीब। अरे वाह, ये तो खुद सिलाई की हुई ड्रेस है, कितनी खूबसूरत है। सच कहे तो प्रीति बहू का चेहरा उसकी मेहनत से चमक रहा है। ये चमक बाजार से नहीं आती। मुझे आज मानना पड़ेगा कि घर चलाना सिर्फ पैसे से नहीं, प्यार से होता है। प्रीति, तूने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए।
मैं तुझे कभी समझ नहीं पाई। माँ जी, मैं आपकी बहू थी, पर अब अगर आप चाहें तो बेटी बन जाऊं। और मैं अब आपकी देवरानी नहीं, आपकी छोटी बहन बनकर रहना चाहती हूँ। अब ये घर नहीं है, अब ये परिवार बन गया है, परिवार। मोरल ऑफ द स्टोरी, माँ बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है। हमें तो ये मिट्टी की खुशबू ही सबसे बड़ी दौलत लगती है। शहर के लोग क्या जाने सौंधी जमीन का मोल। रजनी बहू, जरा एक कप चाय तो दे दे। तेरे हाथों की चाय का भी कोई जवाब नहीं है। वैसे मन ताजगी से भर जाता है। जी माँ जी, अभी लाई। जिसके बाद रजनी चांदी की पायल छनकाते हुए सुमित्रा के पास जाती है, लेकिन गहनों और सुंदर बनारसी साड़ी में लिपटी हुई एकदम शालीन। माँ जी, ये लीजिए चाय, अब जाके पूरी बेल लूं। अरे वाह बहू, तेरा तो हर काम में सलीका झलकता है। तुझे देखकर लगता है बहुएं अगर संस्कारों में ढली हो तो महल भी मंदिर लगने लगता है। जी माँ जी। अभी सास बहू में ये बात चल ही रही थी कि तभी वहां पर मुखिया राम अवतार जी आ जाते हैं। अरे सुमित्रा, बड़ी खबर है, आराध्या का रिश्ता तय कर दिया है मैंने। लड़का MBA है और अपने ही गांव में बड़ा फार्म हाउस है उसका। सच? भगवान की कृपा, अब जल्दी से सगाई की तैयारी करनी होगी हमें। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे मैंने राम शरण भैया को भी फोन कर दिया है, वो अपनी बहू बेटे को लेकर आ रहे हैं। और इस तरह अगली सुबह दोपहर में गांव के बाहर की सड़क पर एक लग्जरी कार आती है। उसमें से उतरते हैं राम शरण सूट बूट में, सुनैना ब्रांडेड साड़ी लिपस्टिक काजल में सजी हुई, और नताशा मिरर शेड्स लगाए हुए, स्किन टाइट जीन्स पहने हुए और स्टीलेटो हील्स में बिल्कुल मॉडल जैसी लग रही थी। OMG, ये जगह तो बिल्कुल रास्टिक है। मुझे तो इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी पड़ेगी। हाँ, और ये धूल। रामशरण जी, यहाँ कितने दिन रहना है? गांव के बच्चे और औरतें नताशा को अजीब नजरों से देखती हैं। वहीं रजनी सबके लिए शरबत लेकर आती है। देख रही है बहू, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर ऐसे घूम रही है जैसे फैशन शो में आई हो। हमारी तो आंखें ही शर्म से झुक जाए। हाय चाची जी, आप बहुत स्वीट हैं। वैसे नाइस साड़ी। तेरे जैसे बहुओं को देखकर तो हमारे गांव के पीपल भी झुंझला जाते हैं बहू। सच? फिर भी कोई बात नहीं। जिसके बाद वो सभी घर के अंदर जाते हैं। तो भाभी, हमने दिल्ली से कुछ डिजाइनर पीसेस मंगाए हैं आराध्या के लिए। वन शुड ड्रेस टू इम्प्रेस। सुने ना, हमारे यहाँ लड़कियां सादगी में ही सबसे सुंदर लगती है। घूंघट साड़ी और शर्म ही गहना होता है। चाची जी, यू मीन घूंघट से ग्लैमर? दैट्स न्यू। मगर बहन जी, जो पहनावा अपनेपन और सम्मान का बोध कराए वही असली फैशन है। बहस की गर्मी बढ़ती है, लेकिन आराध्या बीच में हस्तक्षेप करती है। वो दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। भाभी, ताई जी, मुझे आप दोनों की पसंद है, पर मैं वही पहनूंगी जिसमें मैं खुद को सहज और सच्चा महसूस करूं। एक काम करते हैं, हम कल शॉपिंग पर चलते हैं। Why not? इसके बाद अगली सुबह गांव के सबसे महंगे शोरूम में वो सभी जाते हैं। वहां मौजूद सभी लोग अमीर ठाकुर परिवार की बहुओं को देखते हैं। बहू रानी, आपके साइज की साड़ी तो बाहर से मंगवानी पड़ेगी। Is there any boutique here or only cows and carts? गांव में भी दिल है बहन जी, और दिल से खरीदी चीजें सबसे खूबसूरत होती है। आराध्या नीली कांजीवरम साड़ी की ओर देखती है और फिर नताशा के लाए हुए ग्लैमरस गाउन की ओर भी। क्या मैं दोनों को जोड़ सकती हूँ एक साड़ी पर मॉडर्न अंदाज में? गांव की महिलाएं बाड़ी में बैठे बैठे बात कर रही होती हैं। राम शरण की बहू को देखो, जैसे ही हवा चली उसका दुपट्टा भी उड़ गया। रजनी बहू तो जैसे गांव की रीति की मूर्ति है। काम में निपुण, बातों में मिठास। आजकल की बहुओं में कहाँ ऐसे संस्कार बच गए हैं। ऐसे ही रात का समय होता है। छत पर आराध्या खड़ी है, एक हाथ में नताशा की भेजी हुई ड्रेस और दूसरे हाथ में रजनी की दी हुई कांजीवरम साड़ी। दोनों की सोच अलग है,
लेकिन दोनों में कुछ सीखने लायक है। क्या मैं अपनी राह खुद बना सकती हूँ? तभी पीछे से रजनी और नताशा एक साथ आती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम जो भी पहनो बस कॉन्फिडेंस मत भूलना और तहजीब भी मत भूलना ननन जी। जी भाभी। और अब वो समय आ गया था जिसका सबको इंतजार था। हवेली को अच्छे से सजाया जा रहा था। देख रजनी, सबके लिए पत्तल लगनी चाहिए और हल्दी में आराध्या के लिए वही पीली साड़ी निकाली हो जो मेरी शादी में मेरी माई ने दी थी। जी माई जी, वैसी साड़ी आज के जमाने में भी कम ही दिखती है। वहीं दूसरी ओर नताशा और सुनैना अपने कमरे में आराध्या को मेकअप, ड्रेस और हील्स ट्राई करवा रही हैं। टेबल पर डिजाइनर गाउन्स, चमचमाती ज्वेलरी और ब्रांडेड मेकअप फैला हुआ है। आराध्या, ये शिमर वाला लहंगा पहनो, इसमें तुम्हारे इंस्टा फोटोज वायरल हो जाएंगे। और देखो, ये स्टिलेटो हील्स है, इम्पोर्टेड। पर भाभी, क्या दादी को अच्छा लगेगा? बेटा, तुम्हारी शादी है, कोई संस्कार प्रतियोगिता नहीं। शाइन करो, शो मत छुपाओ। आराध्या ये सुन असमंजस में पड़ जाती है। ऐसे ही कुछ घंटे और भी बीत जाते हैं और अब सगाई की रस्म शुरू हो जाती है। मंच पर आराध्या शहर के गाउन में, लेकिन उसमें पारंपरिक पल्लू जोड़कर आती है। उसके इस लुक से सभी चौंकते हैं। ये ना तो पूरी तरह शहरी है और ना ही पूरी तरह पारंपरिक। देखा आपने, ये तो साड़ी गाउन का मिला जुला खेल लग रहा है, लेकिन बिटिया जच रही है। अंदाज में तहसीब भी झलक रही है। शहर की बहू नताशा की वजह से ही तो ये सब हो रहा है। और रजनी देखो, वो अब भी पल्लू डाले बैठी है, एकदम मूर्ति जैसी। नताशा स्टेज के पास फोटो क्लिक कर रही होती है। गांव की कुछ औरतें उसे घूरती हैं। ये कौन सी शादी है, जीन्स वाली बहू आई है और मेकअप ऐसा कि जैसे अभी फिल्म शुरू होने वाली हो। नताशा ये बात सुन लेती है और मुस्कुराकर मुंह फेर लेती है। रजनी उसके पास आती है। बहन जी, गांव की जुबान थोड़ी कड़वी हो सकती है, मगर दिल साफ होता है, बुरा मत मानना। I'm fine रजनी, मुझे आदत है बीइंग जज्ड की, पर अच्छा लगा कि तुमने समझा। अगली सुबह हल्दी की रस्म होती है। आंगन में पीले फूल, ढोलक और औरतों की हंसी गूंज रही होती है। रजनी पारंपरिक पीली साड़ी में माथे पर बिंदी और हाथ में चूड़ियां खनका रही थी। नताशा ने एक स्टाइलिश येलो क्रॉप टॉप और स्कर्ट पहन रखा था। रामशरण की बहू तो ऐसे कपड़े पहनती है जैसे मुंबई की हीरोइन हो। रजनी जैसी बहू हो तो हर सास नसीब वाली कहलाए। इस प्रकार वो लोग एक दूसरे की चुगली कर रही होती हैं। वहीं आराध्या, नताशा भाभी को सब नापते हैं कपड़े से, लेकिन उन्होंने तो मुझे कभी कुछ जबरदस्ती नहीं कहा, बस रास्ता दिखाया। इसी प्रकार रात को बैठक में सभी बड़े लोग बैठे हैं। अचानक सुनैना और सुमित्रा के बीच बहस छिड़ जाती है। भाभी, आजकल बहुएं सिर्फ खाना बनाने और सिर झुकाने के लिए नहीं होती, अब समय बदल गया है। हम नहीं कहते बहुएं उड़ना बंद करें, हम कहते हैं कि उड़ान में जड़ों को ना भूलें। तो फिर घूंघट क्यों? संस्कार सिर्फ पल्लू में होते हैं क्या? संस्कार सिर ढकने से नहीं, मन झुकाने से आते हैं। औरत अगर अपनी पहचान बनाए तो इसमें बुरा क्या है? और अगर पहचान घूंघट से बाहर भी दिखे तो क्या वो बगावत कहलाएगी? ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। आराध्या वहीं खड़ी होती है। आप सबकी सोच मेरे लिए अनमोल है, पर मैं अपनी राह खुद तय करूंगी, जिसमें रजनी भाभी की सादगी और नताशा भाभी का आत्मविश्वास दोनों होंगे। कहना पड़ेगा, आराध्या ने खूब समझदारी दिखाई। हमें भी अब नई पीढ़ी को समझना पड़ेगा। बहू का मतलब बस चूल्हा चौका नहीं। नताशा जैसी बहू भी अगर संस्कार सीख ले तो क्या ही बात हो। इसी तरह अगली सुबह हो जाती है, जहां हवेली अब किसी राजमहल से कम नहीं लग रही थी। चारों ओर बस खुशियों की बारिश हो रही है। देख रजनी, आराध्या की लाल बनारसी साड़ी ठीक से प्रेस हुई है ना? और सोने के कंगन संभाल के रखे हैं? जी माई जी, सब कुछ तैयार है और आराध्या भी आज बहुत खुश लग रही है।
वहीं दूसरी ओर नताशा खुद गांव के पारंपरिक कपड़े, सुंदर जामदानी साड़ी, हल्का मेकअप और फूलों से सजा गजरा पहन रही है। उसे देखकर सुनैना चौंक जाती है। तुम ये सब क्यों पहन रही हो नताशा? तुम्हारे पास तो अरमानी का लहंगा भी है। कभी कभी जो दिल को भाए वही पहन लेना चाहिए, और आज मेरा मन इस मिट्टी में रमने का है। जिसके बाद आराध्या मंडप में जाकर बैठ जाती है। आराध्या ने लाल पारंपरिक साड़ी में लेकिन हेयर स्टाइल मॉडर्न तरीके से बना रखा है। उसने दोनों संस्कृतियों का मेल कर रखा था। देखो आराध्या को, जैसे दो युग एक देह में बस गए हो। और नताशा बहू एकदम अलग लग रही है, पर अच्छी तरह से अलग। शादी की रस्मों के बीच नताशा चुपचाप रजनी के पास जाती है। रजनी, मैं जब यहाँ आई थी लगा था तुम सब मुझे जज करोगे, पर तुमने मुझे अपनाया और आज मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। शहर की हवा हो या गांव की मिट्टी, इंसानियत की खुशबू सबसे ऊपर होती है बहन जी। वहीं दूसरी ओर सुनैना और सुमित्रा। भाभी, शायद हम दोनों ही बहुओं को अपने सांझे में ढालना चाहती थी, पर उन्हें खुलकर खिलने देना ही असली संस्कार है। तुम्हारी बहू ने हमारे घर को चमकाया और मेरी बहू ने घर को सहेजा। अब सोचती हूँ दोनों मिल जाए तो घर भी मंदिर बन जाए और महल भी। इस तरह आराध्या की शादी ने सभी के दिलों की कड़वाहट को दूर कर दिया था। उसने संस्कृति और मॉडर्निटी को एक ढांचे में ढाल दिया था। अब ये ठाकुर हवेली नहीं रही, ये तो संस्कृति और आधुनिकता का संगम बन गई है। और इस तरह गांव और शहरी मेल जोल के पहनावे के साथ आराध्या की शादी संपन्न हो जाती है।